हाय हेलो एवरीवन। सो ईपैक ड्यूरेबल पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे कंपनी का। 2 वीक पहले इसका हमने रिजल्ट डिस्कस किया था, तो रिजल्ट इनके थोड़े से मिक्स आए थे। सेल्स का नंबर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा आया था, इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स को भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया था। लेकिन जो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं उस पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था कंपनी ने। 6 करोड़ का लॉस जो था कंपनी का लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में, वो इस बार बढ़ करके 8.5 करोड़ का हो गया था। रीजन क्या था उसका, वो भी हमने डिस्कस किया था कि इनका जो एसी वाला जो बिजनेस है, जो इनका 80-85% कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरे साल में, सेकंड क्वार्टर में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था, 70% आ गया था। यूजुअली ईपैक के लिए सेकंड क्वार्टर में एसी बिजनेस 40% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इस बार क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, एक्सटेंडेड समर सीजन रहा, अक्टूबर नवंबर में भी अगर आप देखोगे तो काफी जगह पे एसी का यूज रहा, तो डिमांड काफी लंबी चली, जिसकी वजह से इनका एसी का जो सेल्स का कंट्रीब्यूशन है वो Q2 में 40% से बढ़ के 70% चला गया। और एसी क्योंकि आपका लो मार्जिन बिजनेस है, तो उसने इनके मार्जिन को और प्रॉफिट के नंबर्स को इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से इनका लॉस थोड़ा सा बढ़ गया इस क्वार्टर में। अब हमको देखना है कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस दे रहा है सेकेंड हाफ के लिए, डील्स की पाइपलाइन कैसी है, ऑर्डर्स का पाइपलाइन कैसा है, जो इन्होंने 2 नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी सेटअप करा है उस पर कैसा अपडेट है, प्लस आरओई कंपनी का लो है, उसके उसके ऊपर कैसा गाइडेंस है, एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है बिजनेस में, स्टॉक में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो कंपनी का अगेन सेकंड क्वार्टर का टॉप लाइन का ग्रोथ तो बहुत सॉलिड था, 112% की कंपनी की ग्रोथ थी सेल्स के नंबर में, मतलब सेल्स इनका डबल से भी ज्यादा हो गया था Q2 में। और वो क्यों हुआ था, बिकॉज डिमांड बहुत अच्छी थी, वही जो हमने डिस्कस किया कि जो समर सीजन है वो काफी एक्सटेंडेड रहा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका बेनिफिट मिला कंपनी को। प्रोडक्ट बिजनेस जो है ईपैक का, जिसमें इनका एसी और एसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आते हैं, तो 98% जो इनका बिजनेस आया Q2 में वो इनके प्रोडक्ट बिजनेस से आया। इसमें एसी वाला जो बिजनेस है उसने 187% से ग्रो किया वाई लेवल पे, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। प्लस इनका जो आंध्रा में श्री सिटी वाला जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, भिवाड़ी का जो प्लांट है, वो इसी साल ऑपरेशनलाइज हुआ है, सो उसका भी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है। अब एक तो एसी वाले बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, उससे मार्जिन को इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, श्री सिटी जो आंध्रा में इन्होंने नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है, वो क्योंकि अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज हुआ है, कमर्शियलाइज हुआ है, तो उसका यूटिलाइजेशन पूरे फर्स्ट हाफ में 6 मंथ्स में सिर्फ 10% के आसपास रहा है। और लेकिन जो आपको जो कॉस्ट, जो ओवरहेड्स वगैरह लेने होते हैं वो अपफ्रंट लेना पड़ता है, फिक्स कॉस्ट तो आपका है ही, तो उसने भी थोड़ा सा इनके मार्जिन को, इबिट्टा को ड्रैग किया इस क्वार्टर में। इन दोनों चीजों का इंपैक्ट रहा कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा Q3 में, Q4 में, तो कंपनी के नंबर्स में और इंप्रूवमेंट आएगा। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अपने लेवल पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा ग्रोथ का नंबर, ओवरऑल परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में काफी अच्छा इंप्रूव होगा। एसी का प्रोडक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है, सीजन स्टार्ट होने वाला है, प्लस हमारे जो मार्की क्लाइंट्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उनसे हमको अप्रूवल भी मिल गया है कि इस श्री सिटी वाले प्लांट के अंदर हम एसी का और जो हमारे अदर स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन Q4 में कंपनी जो है वो कूलर भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी, कूलर्स की भी श्री सिटी प्लांट के अंदर, तो इसको कंपनी अच्छे से यूटिलाइज करेगी। 2 बड़े अनाउंसमेंट हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, एक जो सबसे बड़ा है, हाइसेंस के साथ में इनका पार्टनरशिप हुआ है ईपैक ड्यूरेबल का। सो कंपनी हाइसेंस के लिए रूम एयर कंडीशनर और उनके जो अदर होम अप्लायंसेस हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी इंडिया में। सो हाइसेंस कंपनी का प्लान क्या है कि इंडिया में, इंडिया के लिए वो मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लस इंडिया में आगे चल के उनका टारगेट है कि वो मैन्युफैक्चर करके ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो ये पूरा डील है। मैनेजमेंट बहुत बुलिश है इस डील को लेकर के। अब ये क्या कर रहे हैं, एक नई सब्सिडरी बनाएंगे जो स्पेसिफिकली हाइसेंस की जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करेगी। और आंध्रा में जो इनका श्री सिटी वाला प्लांट है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसी के साथ में इनके पास एक लैंड अवेलेबल है, तो वहीं पे एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी कंपनी अभी स्टार्ट करेगी। और उसका जो प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट ईयर 2025 जून जुलाई से स्टार्ट होगा। अगले 5 साल में ईपैक इस पूरे डील से $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, मतलब बाय द एंड ऑफ FY 29 इनका प्लान है कि हमारा टॉप लाइन जो है, रेवेन्यू जो है, वो 8,500 करोड़ के आसपास हो जाएगा। FY 24 में कंपनी का रेवेन्यू 1,400 करोड़ है, तो अगले 5 साल में आप देखो 5 से 6 गुना का ग्रोथ का टारगेट है कंपनी का। इतनी बड़ी ये डील है ईपैक के लिए। कंपनी कह रही है कि इसमें बड़ी चीज ये है कि सिर्फ हम एसी ही नहीं बनाएंगे, एसी के अलावा ईपैक की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो हम उन हाइसेंस के लिए जो अदर होम होम प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी अप्लाई करेंगे, तो एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए।
एक और दूसरा अनाउंसमेंट क्या हुआ है कि पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, इनके साथ भी इनका टाई अप हुआ है। सो भिवाड़ी और श्री सिटी इन दोनों प्लांट में कंपनी जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। प्लस जो पीसीबी होता है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो केन्स टेक्नोलॉजी बनाता है, एम्बर एंटरप्राइज बनाता है, सो ये भी बना के ई पैक जो है वो पैनासोनिक को सप्लाई करेगा। तो ये दो बड़े डील्स आए हैं इनके लिए। मैनेजमेंट कह रहा है कि फर्स्ट हाफ अगर आप पूरा कंपेयर करोगे FY25 का और अगर आप इसको कंपेयर करोगे FY24 से, तो मार्जिन हमारे फर्स्ट हाफ में स्टेबल हैं। फर्स्ट हाफ में मार्जिन में इंपैक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, Q2 को अगर आप Q2 से कंपेयर करोगे तो जरूर आपको मार्जिन कम दिखेंगे, और उसका रीजन वही है कि एसी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। श्री सिटी का जो प्लांट था उसका यूटिलाइजेशन अभी कम है, तो उसका कॉस्ट हमको पड़ा है। देन इस क्वार्टर में अगर आप इनका फर्स्ट हाफ का बैलेंस शीट देखोगे ई पैक का, तो इनका वर्किंग कैपिटल इन्होंने काफी हाईली यूटिलाइज किया है। शॉर्ट टर्म डेट भी बढ़ गया है कंपनी का। तो इनका कहना है कि ये हमने इंटेंशनली किया है, इसका हमको बेनिफिट भी ये मिला है कि सेल्स अच्छा आया, हमारा 112% से ग्रो किया, प्लस नए क्लाइंट्स को हमने ऐड करा इस क्वार्टर के अंदर। इसको हम आगे और वीडियो के एंड में और अच्छे से समझेंगे कि इन्होंने इंटेंशनली क्या किया और कंपनी की करंट पोजीशन किस तरीके से है। देन आरओई पे डिस्कशन होता है। ई पैक का आरओई अगर आप देखोगे FY24 का, तो लगभग 5-6% के आसपास का आरओई है। मैनेजमेंट कह रहा है अगर आप अभी 6 मंथ के बेसिस पे भी हमारा आरओई या आरओसी या सीई का नंबर देखोगे तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। उसका रीजन ये है कि ये सीजनल बिजनेस है। ई पैक का जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट होता है। मेन बिजनेस क्या है इनका? एसी का बिजनेस है। 85% रेवेन्यू एसी से आता है। एसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है नवंबर एंड दिसंबर के फर्स्ट वीक से, और ये आपका मार्च अप्रैल तक चलता है। तो कंपनी कह रही है कि जो बड़ा बिजनेस है हमारे लिए वो तो अभी आना स्टार्ट होगा। तो आप जो एनालाइज कर रहे हो वो 6 मंथ के बेसिस पे कर रहे हो, जहां पे हमारा मेन बिजनेस नहीं होता है। मेन बिजनेस हमारा नेक्स्ट 6 मंथ में आएगा। तो फुल ईयर बेसिस पे जब आप हमारा आरओई का नंबर देखोगे तो आपको दिखेगा 11-12% के आसपास। एंड हमारा टारगेट है कि अगले 2-3 साल के अंदर हम हमारे आरओई को प्लस आरओसीई को 15% तक लेकर के जाएंगे। सो ये इनका गाइडेंस है, मतलब आरओई इंप्रूवमेंट का कंपनी ने टारगेट दिया है। एक और पॉइंट समझने वाला है कि ई पैक का जो आईपीओ है वो 2024 इसी कैलेंडर ईयर में आया था, आई थिंक फरवरी के आसपास। अब आईपीओ में जो कंपनी ने फंड उठाया था मार्केट से, वो अभी इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है, तो वो फंड भी कंपनी के पास अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। इसीलिए आरओई का नंबर और थोड़ा सा लो दिख रहा है कंपनी का। तो वो भी जब ये आगे यूज करेंगे अपने बिजनेस में, फंड करेंगे ग्रोथ के लिए, तो उससे आरओई का नंबर और इंप्रूव होगा कंपनी का। देन कंपनी कह रही कि प्लस ये जो $1 बिलियन की जो अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ हमको एसी बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। अभी जो ई पैक का बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है। 6 महीने इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यूज होता है एसी के लिए, बाकी 6 महीने उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम रहता है। तो ई पैक अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? ई पैक अब जा रहा है आपका जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कर चुका है, एम्बर एंटरप्राइज कर चुका है, ई पैक ओवरऑल उस डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसी बिजनेस से शिफ्ट करके बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर के जा रहा है। वॉशिंग मशीन, आपका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस में मिक्सर, ग्राइंडर, एयर फ्रायर, ये सारी चीजें आ गए। रेफ्रिजरेटर्स का डील मिला है इनको हाईसेंस से। सो कंपनी कह रही है कि ये जो $1 बिलियन की जो हम अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ एसी के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं। ये हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एसी के साथ साथ हम हाईसेंस के लिए बाकी जो होम अप्लायंसेस है वो भी बनाएंगे, और इसके अलावा भी जो हमारे बाकी क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी हम वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर फ्रायर और जो न्यू एज आपकी प्रोडक्ट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, वो सारे मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे क्या होगा, जो बिजनेस हमारा सीजनल था, मतलब सिर्फ 6 महीने अच्छे से यूटिलाइज होता था एसी की वजह से, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो पूरे साल हम अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, सेम एसेट्स के ऊपर हम ज्यादा टर्नओवर जनरेट कर पाएंगे, तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा। वहां से हमारा आरओई नेचुरली बढ़ेगा, आरओसी भी नेचुरली बढ़ेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो कंपनी कह रही है कि एसेट टर्न, अगर आप आज हमारा एसेट टर्नओवर देखोगे तो 3.2 से 3.5 के बीच में रहता है। अब जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ, तो हमारा एसेट टर्न आगे चल के 4.5 के आसपास आ जाएगा। सो एसेट टर्नओवर बढ़ा, प्लस जो हम ये हाईसेंस के लिए जो नई सब्सिडरी लॉन्च कर रहे हैं, जो अगले साल जून जुलाई से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अब इस वाली सब्सिडरी में हमको बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करना है, मतलब जो एसी का कंपोनेंट होता है या रेफ्रिजरेटर का जो कंपोनेंट होता है, शीट मेटल हो गया, आपका प्लास्टिक मोल्डिंग वगैरह हो गया, ये सारा कंपोनेंट पे हमने ऑलरेडी कैपेक्स कर रखा है। और जो श्री सिटी में जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है जो अभी बना है,
उसमें ये सारे कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे हाइसेंस वाले बिजनेस के लिए। तो क्या होगा, ये हम लिवरेज कर रहे हैं अपने कंपोनेंट वाले बिजनेस को हाइसेंस वाले बिजनेस के लिए। तो नए बिजनेस में क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपेक्स हमारा कम लगेगा, इसीलिए नए बिजनेस का जो एसेट टर्न है वो कंपनी 5.5 से 6 के बीच में एक्सपेक्ट कर रही है। तो एसेट टर्न बोल लो या आप इसको आप एनफैट बोल लो, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। तो जब आपका एसेट टर्नओवर बढ़ेगा तो नेचुरली आपका आरओई बढ़ेगा, बिकॉज आरओई कहां से बढ़ेगा, या तो आपका मार्जिन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए या फिर आपका एसेट टर्नओवर बढ़ना चाहिए, यानी सेम एसेट के ऊपर आप ज्यादा टर्नओवर जनरेट कर पा रहे हो। वो क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज आप प्रोडक्ट ज्यादा बना रहे हो, तो वहां से कंपनी का आरओई आरओसी इंप्रूव बनने का चांस बनता है। सो ये इनका पूरा गाइडेंस है। देन कंपनी कह रही है कि अभी जो हमारा फोकस है वो पूरा इसी कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो आपका एसी वगैरह जो बिजनेस है इन्हीं के ऊपर है। हम एक्सप्लोर जरूर कर रहे हैं ईएमएस स्पेस को, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया आपका, या कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिक्सन मोबाइल बनाता है, आपका टीवी एलईडी वगैरह बनाता है, और जो आपके जो एडवर्टीजमेंट के जो होल्डिंग्स होते हैं डिजिटल होल्डिंग्स वो बनाता है। देन एम्बर एंटरप्राइजेस भी अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर किया है इन्होंने। तो कंपनी कह रही है कि वो सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सप्लोर जरूर कर रहे हैं, इवेल्युएट जरूर कर रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में कोई हमारा प्लान नहीं है कि उनमें हम एंटर करेंगे। नियर टर्म में फोकस हमारा इसी के ऊपर है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर हम उन अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन अभी जो इनको फीडबैक आया इनके कस्टमर्स से, सो उसके बेसिस पे इंडस्ट्री में जो चैनल इन्वेंट्री है, जैसे आपके जो होलसेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनके पास इन्वेंट्री काफी लो लेवल पे है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज अब आपका सीजन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से नवंबर दिसंबर से सीजन स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी का जो प्रोडक्शन भी होता है एसी का, वो ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपनी कह रही है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो पूरी तरीके से एक्साइटेड है, प्रिपेयर्ड है आने वाले सीजन के लिए। क्यों, बिकॉज इस साल क्या हुआ था, प्रिपेयर्ड नहीं थी इंडस्ट्री इस डिमांड के लिए। लास्ट ईयर आपका मॉनसून काफी जल्दी आ गया था, तो एसी बिजनेस का सेल अच्छा नहीं रहा था। इस साल इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ, गर्मी बहुत जल्दी आ गई, हीट वेव आ गया आपका, और वो गर्मी रही भी काफी टाइम तक। तो इंडस्ट्री इस डिमांड के लिए प्रिपेयर नहीं था, और कंपनी कह रही कि अब इस साल इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर प्रिपेयर्ड है, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, हर एक प्लेयर प्रिपेयर्ड है आने वाले सीजन के लिए, बिकॉज इन्वेंट्री काफी लो लेवल पे है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, डिमांड काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है पूरे सीजन में। देन ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। कंपनी कह रही है कि 50% से ज्यादा का ग्रोथ का टारगेट है हमारा इस साल का। हमारा एसी बिजनेस 50% से ज्यादा ग्रो करेगा। इनफैक्ट पूरी एसी इंडस्ट्री 35 से 40% के रेट पे ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है, और हम तो बहुत छोटे प्लेयर हैं, एफिशिएंसी अच्छी है, तो 50% से ज्यादा का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे साल में। देन अभी हुआ क्या है कि एक जो इनका बड़ा कस्टमर है, आई थिंक यहाँ पे डाइकिन की बात हो रही है, और भी कुछ प्लेयर्स हैं, ब्लू स्टार, वोल्टास वगैरह, इनमें से कुछ प्लेयर्स क्या कर रहे हैं कि अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं वो। बिकॉज वही जो हमने डिस्कस किया कि इस साल डिमांड एकदम से आ गई जिसके लिए इंडस्ट्री प्रिपेयर नहीं थी, तो सप्लाई में प्रॉब्लम आया, टाइमली आप सप्लाई नहीं कर पाए अपने कस्टमर्स को, जिसको देखते हुए कि फ्यूचर में ऐसा कोई सिनेरियो ना हो, तो ये जो ओईएम्स हैं ये अपनी एक खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बिल्डअप कर रहे हैं, जिसमें आई थिंक डाइकिन भी कर रहा है। तो ईपैक कह रहा है कि इससे क्या होगा कि जो ये हमारा बड़ा कस्टमर है इसके साथ में हमारा ग्रोथ जरूर इंपैक्ट होगा, लेकिन हमारे पूरे बिजनेस का स्कोप बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास लगातार नए डील्स आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हमारा चल रहा है। तो बिजनेस के स्कोप को, ग्रोथ को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है। वो पहले भी ग्रोथ कंटिन्यू था और आगे भी आप देखोगे ग्रोथ के ऊपर ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देन वही जो हमने डिस्कस किया कि श्री सिटी में जो आपके फिक्स ओवरहेड्स हैं, जो कॉस्ट वगैरह हैं, उन्होंने भी इनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट किया कुछ हद तक। मैनेजमेंट बोल रहा है कि आने वाले साल क्वार्टर्स में जैसे उसका यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा, सो वो मार्जिन ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगा सेकेंड हाफ के अंदर कंपनी का। हाइसेंस का जो टारगेट है वो, मतलब जो ये प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई से करेंगे। कंपनी कह रही है कि ये सारा स्टार्टिंग में एयर कंडीशन के लिए ही रहेगा, एसी बिजनेस के लिए रहेगा। वॉशिंग मशीन के लिए इन्होंने ऑलरेडी जो श्री सिटी वाला प्लांट बना है उसमें इन्वेस्टमेंट सारा कुछ इन्होंने कर रखा है वॉशिंग मशीन के लिए, उसको ये यूटिलाइज करेंगे हाइसेंस बिजनेस के लिए भी। कंपनी कह रही है कि अगले 3 साल के अंदर हम ये जो हाइसेंस वाला बिजनेस है इसके लिए 240 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, और 1.5 मिलियन की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे रूम एयर कंडीशनर्स की, यानी लगभग 15 लाख हो गया आपका, 15 लाख के आसपास ये कैपेसिटी बिल्ड करेंगे एसी का, जिसमें से 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा कंपनी को। अब कंपनी कह रही है कि इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हो गया या जो कंपोनेंट्स हो गया उस पर कुछ खास इन्वेस्टमेंट करने का हमको जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी हमने कर रखा है, हम कंपोनेंट्स बनाते ही हैं, तो उसको हम लेवरेज करेंगे इस वाले डील के लिए भी।
एंड एडिशनली कुछ हमारे 3 एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, तो उस पर मेंटेनेंस कैपेक्स आप देख सकते हो कि 40-50 करोड़ के आसपास हमारा मैक्सिमम और लगेगा। देन ये फंड कहाँ से करेगी कंपनी? तो इनका जो आईपीओ आया था उसका लगभग 230-240 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैंक में, सो वहां से ये इस प्रोजेक्ट को फंड करेंगे। देन इसके अलावा जो 40-50 करोड़ का और कैपेक्स लगने का एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी इंटरनल अक्रूवल से पूरा करेगी, बिकॉज प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ठीक ठाक चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। सो ये इनका पूरा फंडिंग रहेगा। 100 करोड़ का डेट बढ़ा है इस क्वार्टर में। क्यों बढ़ा है? बिकॉज इन्होंने डेटर डिस्काउंटिंग नहीं किया है। वो क्या है आगे हम उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कंपनी कह रही है कि वो हमने इंटेंशनली नहीं किया, अगर हम उसको यूज करते तो हमारा जो ये आपको शॉर्ट टर्म डेट जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो नहीं होता, रिसीवेबल भी कम होता, तो हमने इंटेंशनली किया बिकॉज हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल थी इस क्वार्टर के अंदर। देन वॉशिंग मशीन की टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 25,000 की पर मंथ, 25,000 पर मंथ इनके पास कैपेसिटी अवेलेबल है। एनुअली अगर आप देखोगे तो 2.5 से 3 लाख के आसपास हो गया। इसके ऊपर भी जो इसके कंपोनेंट्स वगैरह है उस पर इन्वेस्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजमेंट कह रहा है कि उसको हम अच्छे से लेवरेज करेंगे। असेंबली लाइन और जो टूल्स वगैरह हैं वो हर एक प्रोडक्ट का सेपरेट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए असेंबली लाइंस अलग है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जो कंपोनेंट वाला पार्ट है उस पर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्जिन का इनका गाइडेंस है कि इस साल 8% के आसपास मार्जिन रहेगा। पिछले साल 8.12% का मार्जिन था ईपैक का। इस साल का गाइडेंस कंपनी 8% के आसपास दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आने वाला क्वार्टर्स है कंपनी वापस से मार्जिन को रीगेन कर लेगी उसमें, यानी Q2 में जो हमको ये फॉल देखने को मिला है, डिप देखने को मिला है, ये एक काइंड ऑफ वन ऑफ था। आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स पे भी। देन कंपनी कह रही है कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑनगोइंग जर्नी है, कंटिन्यू रख रहे हैं इसको हम। नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, जैसे एयर फ्रायर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, अदर स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो गए, इन सारे के अंदर एंटर कर रहे हैं। कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन भी हमारा चल रहा है, जैसे इस क्वार्टर में इन्होंने बजाज के लिए कूलर्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है और बजाज इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम नए कस्टमर्स ऐड करते जा रहे हैं। जब हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को नए प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बनाते हैं तो ये भी एक तरीके का कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन है, बिकॉज कंपनी लेवल से कॉन्सेंट्रेशन आप बोल सकते हो डाइवर्ट हो रहा है। जैसे एसी इनका 85% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अब उसी कस्टमर को आप वॉशिंग मशीन दे रहे हो, उसी कस्टमर को आप एयर कूलर या एयर फ्रायर वगैरह दे रहे हो, तो आपका ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसी बिजनेस से शिफ्ट हो रहा है। सो ये पूरी स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है। एक्सपोर्ट पे भी मैनेजमेंट बोल रहा है हमारा पूरा फोकस है, अगले 3-4 साल में आप अच्छी ग्रोथ देखोगे एक्सपोर्ट में। अभी भी ग्रोथ अच्छी है एक्सपोर्ट बिजनेस। मैनेजमेंट बोल रहा है कि 3 गुना ग्रो हुआ है हमारा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन उसका टोटल बिजनेस में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो इसीलिए अभी हम उसको सेपरेटली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट बिजनेस में जितने भी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने ऐड करे हैं उसका सर्टिफिकेशन का ये वेट कर रहे हैं, जो 1 से 2 क्वार्टर के अंदर आ जाएगा। देन कंपनी यूएस में और अदर मार्केट्स में एक्सपोर्ट वगैरह स्टार्ट करेगी। ग्रोथ गाइडेंस कंपनी का मेंटेन है, अगले 2 से 3 साल के लिए 40-50% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है और मार्जिन यही 8% के आसपास का मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। अब सप्लाई चेन का इशू जो हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉन कॉल में डिस्कस किया था, सॉरी रिजल्ट में डिस्कस किया था, तो कंपनी कह रही है कि सप्लाई चेन का जो इशू की आप बात कर रहे हो, तो बेसिकली हमारा जो विजन है वो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल अलाइन है कि लोकलाइजेशन करना है, इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट क्रिएट करना है। इसीलिए इनका कहना है कि हम जितना भी हमको रॉ मटेरियल लगता है, जितना भी हमको कंपोनेंट लगता है, वो कंपोनेंट हम इन हाउस 75% वो कंपोनेंट बनाते हैं, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की तरफ वो काफी कम है। एंड इसी के डायरेक्शन में इन्होंने लास्ट क्वार्टर में वो जो ईपैवो करके एक इनका जॉइंट वेंचर है मोटर बिजनेस वाला, उसके अंदर अपना इक्विटी स्टेक बढ़ाया, 26% से 50% लेके गए हैं। क्यों? बिकॉज वो मोटर ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे, तो एक लोकलाइजेशन होगा, आपकी डिपेंडेंसी और कम होगी इंपोर्ट के ऊपर। सो ये सारा कंपनी का स्ट्रेटेजी चल रहा है और मैनेजमेंट का बोलना है कि हमें एज सच रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट को लेकर के या सप्लाई चेन को लेकर के इतना बड़ा अभी प्रॉब्लम दिखता नहीं है। देन हाइसेंस जो है इनका कहना है कि अभी वो और ज्यादा पॉसिबिलिटीज इवेल्युएट कर रहा है कि कैसे इंडिया का जो मार्केट है, मतलब इंडिया में तो ऑफ कोर्स बना के आप इंडिया में बेचोगे, लेकिन जो ये अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से और अदर मार्केट से अभी करेंटली, तो इंडिया एक कैसे उसका अच्छा सब्सटीट्यूट हो सकता है। सो ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इस डील के अंदर है, इसीलिए कंपनी इतनी ज्यादा बेसिकली एक्साइटेड है और होपफुल है इस ग्रोथ के लिए।
देन एयर कंडीशनिंग सेक्टर के लिए कंपनी कह रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ है एसी बिजनेस में वो एक तरीके का एबनॉर्मल ग्रोथ है, इंडस्ट्री रेडी प्रिपेयर नहीं था इस ग्रोथ के लिए। लेकिन ये ग्रोथ कंटिन्यू रहने का चांस है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। और FY26 में जो इनका ग्रोथ ड्राइवर होगा वो एयर कूलर होगा, वॉशिंग मशीन होगा, एयर फ्रायर होगा। एसी बिजनेस तो होगा ही, उसमें भी ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और उसके साथ में जो हाइसेंस की डील हुई है ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। कंपनी कह रही है कि एसी बिजनेस जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि एसी अब इंडिया में कंसिडर किया जा रहा है कि ये एक लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। सो अगर आप एसी बिजनेस का ग्रोथ देखोगे पिछले 4-5 साल का, तो ये पूरी इंडस्ट्री 17-18% से ग्रो हुई है। तो कंपनी कह रही है कि ये जो ग्रोथ है पिछले 4-5 साल की, ये रिफ्लेक्ट करती है कि आज के टाइम पे एसी नेसेसिटी बन चुकी है हमारे कंट्री के अंदर, और इसमें बहुत अंडर पेनेट्रेशन है। सो मैनेजमेंट बहुत बुलिश है कि अगले 4-5 साल तक तो ये एसी वाला बिजनेस 17-18% पे बहुत आराम से ग्रो करेगा। इसमें हम कोई नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेम लास्ट कॉन कॉल में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की मैनेजमेंट ने भी बोला था कि वो भी एसी बिजनेस की ग्रोथ को लेकर के बहुत बुलिश है। 20% के आसपास का ग्रोथ वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री से। तो जब इंडस्ट्री 18-20% पे ग्रो करेगी तो ये तो बहुत छोटे प्लेयर्स हैं, मतलब इनका 25-30-50% का ग्रोथ मेंटेन करना अगले 3-4 साल के लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। देन आपका जो वो BIS सर्टिफिकेशन जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपने रिजल्ट में डिस्कस किया था, तो इनकी मैनेजमेंट बोल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 17 अक्टूबर से इफेक्टिव किया है कि जितनी भी चाइनीज कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट करती है इंडिया में प्लेन कॉपर को लेकर के स्पेसिफिकली, उसका BIS उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, BIS सर्टिफिकेशन। सो अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इनका कहना है कि इंडस्ट्री में इंडिया में अभी लोकली इतनी ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है कि वो पूरी इंडस्ट्री की डिमांड को केटर कर पाए। तो सिर्फ एसी बिजनेस पे नहीं, बल्कि एसी के साथ में आपका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वो सारी इंडस्ट्री जहां पे प्लेन कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है, उसमें ये चैलेंज आएगा। इनका कहना है कि हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में लगातार डिस्कशन में हैं, एंड हमारा कोशिश है कि इस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस कुछ लोकल ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कमिट किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे लोकली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, 3rd क्वार्टर से ये प्लेन कॉपर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इन दोनों चीजों पे ईपैक का कहना है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसा डेवलपमेंट रहता है, देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे एक्शन लेंगे। लेकिन प्लेन कॉपर पे जरूर थोड़ा सा, ये भी इनकी मैनेजमेंट भी बोल रही है कि थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है आने वाले टाइम में। देन उसके बाद इनकी अगर हम करंट कैपेसिटी देखें तो 4.2 मिलियन की अभी इनकी कैपेसिटी है, जिसमें से जो श्री सिटी वाला प्लांट है वो 1.2 मिलियन की कैपेसिटी रखता है। मतलब 40% इनकी टोटल कैपेसिटी में श्री सिटी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आप देखो सिर्फ 10% रहा फर्स्ट हाफ में। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों कंपनी का मार्जिन वगैरह कम हुआ Q2 में। अब आने वाले क्वार्टर में उसमें कंपनी वॉशिंग मशीन भी बनाएगी, एसी का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे और कंपनी का ग्रोथ वगैरह सब कुछ अच्छा आएगा सेकेंड हाफ के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि कंपोनेंट वगैरह अगर आप देखो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी 75 जो कंपोनेंट्स है वो इन हाउस बनाती है, लेकिन इसमें एक और अपोजिट साइड भी है इसका। मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसको अगर आप दूसरे साइड से देखोगे तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका जो रॉ मटेरियल है वो अभी भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी इन अ वे अभी भी है हमारी। तो अगर आप उसको दोनों को इंक्लूड करके देखोगे तो 45 से 50% अभी भी ईपैक कह रहा है कि इंडस्ट्री में लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है। 50 से 55% जितना भी कंपोनेंट वगैरह या जो रॉ मटेरियल होता है एसी वगैरह का, वो हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो लेकिन ओवरऑल उस डायरेक्शन में इंडस्ट्री जा रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भी लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि एक्सपेक्टेड है कि अगले 4-5 साल में ये डिपेंडेंसी जो है वो और कम होकर के 20-25% पे आ जाएगी, बिकॉज PLI स्कीम उसमें एक बहुत बड़ा लीवर है। सो ये सारा चल रहा है कंपनी का। देन इनका कहना है कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं या आपका करेंसी में कुछ इस तरीके की फ्लक्चुएशन होती है, तो वो सारा पास ऑन करने का हमारे पास बार्गेनिंग पावर है, हम हमारे क्लाइंट को वो सारे रेट्स जो है पास ऑन कर सकते हैं। अगले 3 साल में मैनेजमेंट का टारगेट है ROE और ROC दोनों को 17% तक लेकर के जाना है। अभी कितना है, 6% का ROE है और ROC इनका 8-9% के आसपास है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि लगभग ये डबल ट्रिपल करने का प्लान कर रहे हैं अपने ROE ROC को 3 साल के अंदर। कहां से होगा, वही हमने डिस्कस किया कि इनके जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनमें यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ 10% का यूटिलाइजेशन है, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एसेट टर्न आपका बढ़ेगा। अभी 3.5 भी नहीं है, 3.2 है, तो ये 4.5 तक जाएगा।
न्यू कंपनी जो सब्सिडरी ये लॉन्च कर रहे हैं उसका एसेट टर्न 5 से 6 तक जाने का चांस है। तो ये सारे लीवर्स हैं जो इनके आरओई को इंप्रूव करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, बिकॉज ये सिंपल कॉमन सेंस है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या एम्बर एंटरप्राइज का आरओई आरओसी क्यों इतना हाई देखते हो 20% के आसपास? बिकॉज उनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, उनका क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन है। ईपैक अभी 80-85% बिजनेस एसी से आता है और कंपनी उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जैसे जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा कंपनी का आरओई आरओसी इंप्रूव होता जाएगा। सो ये सारा लीवर्स है। फाइनली अब बात करते हैं वो डेट वाले पार्ट के ऊपर। तो इस क्वार्टर में बेसिकली हुआ क्या है, इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर आप देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हुआ है, जो टर्म लोन है ईपैक का वो कम हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ा है, लगभग 100-108 करोड़ से बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है? बिकॉज इनके पास जो रिसीवेबल्स थे, तो ये कंपनी ने इंटेंशनली अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट नहीं किया, डेटर डिस्काउंटिंग नहीं किया है। क्या मतलब होता है इसका? डेटर डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि मेरे पास जो रिसीवेबल्स है उसका इनवॉइस मैं किसी थर्ड पार्टी को, मे बी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता हूं, सेल करता हूं, और वो मुझे इमीडिएट कैश देता है उसके बेसिस पे। ऑफकोर्स वो कुछ उसमें इंटरेस्ट मेरे को चार्ज करता है, कॉस्ट चार्ज करता है। सो कंपनी कह रही है कि इंटेंशनली हमने इस बार डेटर डिस्काउंटिंग नहीं किया, इमीडिएट कैश हमने नहीं लिया, बिकॉज हमारे पास इनफ लिक्विडिटी था। तो जो डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करने के लिए जो हमको खर्चा चाहिए था उसके लिए हमने वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज किया। क्यों किया ऐसा? बिकॉज मैनेजमेंट कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल लोन जो हमको मिला है वो लगभग 9% के आसपास कॉस्ट आया उसका, और अगर हम इसको डेटर डिस्काउंटिंग करते रिसीवेबल इनवॉइसेस के थ्रू, तो हमारा जो कॉस्ट पड़ रहा था वो 11-12% पड़ रहा था। तो इसीलिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको वर्किंग कैपिटल लोन के अंदर बेटर लग रही थी, इसीलिए हमने वो लिया। अगर हमने डेटर डिस्काउंटिंग किया होता, वो इनवॉइसेस वाला किया होता, तो हमारा रिसीवेबल भी कम होता। रिसीवेबल कम होता तो ऑटोमेटिकली हमको एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो हमारा इमीडिएट कैश हमारे पास आ जाता। तो उसको हमने यूज नहीं किया इंटेंशनली, इसीलिए आपको दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म डेट हमारा बढ़ गया। अदरवाइज ये नॉर्मलाइज लेवल पे है और आने वाले क्वार्टर्स में इसमें कोई खास हमको प्रॉब्लम होगा नहीं फंडिंग को लेकर के। तो ये पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट था ईपैक का। ग्रोथ तो अच्छा आया ही है कंपनी का। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कंसर्न था, पर मैनेजमेंट का गाइडेंस उस पर काफी अच्छा आया है। फुल ईयर बेसिस पे मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, 8% के आसपास का मार्जिन आएगा फुल ईयर पे। अगले 5 साल में कंपनी 5 से 6 गुना रेवेन्यू टारगेट कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर है। इस साल के लिए भी 50% से ज्यादा का ग्रोथ का गाइडेंस है। और अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो 60 के आसपास का फॉरवर्ड पी आता है। अब इस साल कंपनी अपने पिछले साल के रेवेन्यू का 78-80% रेवेन्यू ऑलरेडी कर चुकी है 2 क्वार्टर में। और सबसे बेस्ट जो पार्ट है इनका, इनके बिजनेस का, वो अभी आएगा 3rd क्वार्टर एंड 4th क्वार्टर। तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी फुल ईयर बेसिस पे 70-80% पे आराम से ग्रो कर सकती है। स्टिल अगर हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं तो भी इनका अगर आप पैग रेशियो देखोगे तो 1 के आसपास आता है, फॉरवर्ड पी कंपनी का 60 के आसपास आता है। तो बहुत अच्छी डील बनती है इस पूरे स्पेस के अंदर अभी भी। हाँ, कुछ चैलेंजेस बिल्कुल हो सकते हैं, हर एक बिजनेस के साथ में होते हैं। मतलब कल को चल के अगर फंडिंग में इनको प्रॉब्लम आता है, कंपनी अगर आरओई को इंप्रूव नहीं कर पाती है, तो उस ग्रोथ को सस्टेन करना बिल्कुल एक चैलेंज आएगा। लेकिन उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर इस तरीके का बिजनेस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा है, तो और लेकिन कुछ अगर डाउट्स है या कंसर्न है, तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? एक डिसेंट सा एलोकेशन लेके हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आरओई इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो जब मुझे देखेगा कि इनका आरओई इंप्रूव हो रहा है आने वाले क्वार्टर्स में और कंपनी बिल्कुल ट्रैक पे है, तो मैं क्या करूंगा? अपना एलोकेशन इंक्रीज करता जाऊंगा। और अगर मुझे दिखा कि कंपनी अपने ट्रैक से डीरेल हो रही है, जैसा इनका गाइडेंस है वैसा एग्जीक्यूशन नहीं है, कंपनी का डेट बढ़ता जा रहा है, या फिर ये इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ग्रोथ अब मेंटेन नहीं रह सकता, तो मेरा एलोकेशन कम होता जाएगा। एंड फाइनली मैं बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर दूंगा ऐसे बिजनेस को, ऐसे स्टॉक को। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर आप पीयर्स को देखोगे तो वो 150-200 मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। ये बिजनेस 70-80% पे ग्रो कर रहा है, 5 से 6 गुना रेवेन्यू टारगेट है। ये सारे लीवर्स अवेलेबल हैं आरओई आरओसी इंप्रूव होने के, तो अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली बनती है। बाकी हमको ट्रैक करना है, एक इंटरेस्टिंग बैट है इस पूरे स्पेस के अंदर, और बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है। बाकी आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।